हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं आपको जून 2023 के पेपर का सोल्यूशन सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे कि फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें, क्योंकि अगर ये है मैथमेटिक्स में अगर जरा सा भी स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस यूनिट से हमारे पास ये क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 6A का जो पहला पार्ट जो दिया हुआ है वो है यूज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला टू सॉल्व। यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 4 से रिलेटिव हमारा पूछा गया है, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है। इसी प्रकार हमारे पास इसका बी वाला पार्ट बोला गया यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मेथड सॉल्व 0 से 2 पाई cos 4 थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा, जो कि हमारे पास कौशी का ही सॉरी हमारे ये क्वेश्चन जो हमारे पास है यूनिट सर्कल से रिलेटिव है, इसको बोलते हैं रियल लाइन इंटीग्रल फॉर यूनिट सर्कल। तो वन बाय वन समझते हैं कि भाई इन क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन हमारे पास है 6A हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यूज कौशी इंटीग्रल फॉर्मूला टू सॉल्व इंटीग्रल साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 where C is a circle mod z equal to 3। तो सबसे पहले हमारा काम ये कि भाई ये जो पूरा का पूरा फंक्शन जो होता है वो हमारे पास f ऑफ z कहलाता है। क्या कहलाता है? f ऑफ z, है ना। ठीक है, इस f ऑफ z को हम दो पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। एक होता है हमारे पास एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके न्यूमरेटर वाली वैल्यू को हम ले लेते हैं 0 के इक्वल। तो भाई हमारे पास जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो जेड इक्वल टू कितना मिलेगा? 1 और 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेड की जो वैल्यू मिली है वो हमारे पास एक एक बार हमें रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये है कि जेड इक्वल टू 1 एंड 2 जो है इसके सिंगल पोल है। सिंगल पोल का मतलब क्या होता है? जिसका ऑर्डर 1 होता है। अब हम चेक करेंगे कि जो हमको पोल मिले हैं क्या वो इस सर्कल के अंदर लाई करते हैं कि नहीं करते। तो देखिए भाई z इक्वल टू 1 को देखें तो z इक्वल टू 1 का अगर हमने मॉड लिया तो कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा, और 1 जो है 3 से लेस है। इसका मतलब ये हुआ कि z इक्वल टू 1 जो है हमारे पास विद इन द सर्कल है। नेक्स्ट z इक्वल टू ले तो वो हमारे पास मॉड z इक्वल टू हो गया 2, और 2 भी हमारे पास 3 से लेस है। इसका मतलब ये है कि z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू दोनों ही पोल ऐसे हैं जो विद इन द सर्कल हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में अप्लाई करना, तो पहले कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को समझ लेते हैं। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है क्या है? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर मेरे पास c एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और z माइनस बी अगर मेरे पास लिखे होते हैं, ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि दोनों ही मेरे पास a और b दोनों ही अगर मेरे पास विद इन c हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसको लिखने का तरीका होता है c एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए सॉरी जेड माइनस बी अपॉन जेड माइनस ए, इसको बोलते हैं हम C1 डी जेड एंड प्लस इंटीग्रल C2 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस बी, है ना। फिर इसको हम क्या लिखते हैं? दिस इज 2 पाई आई, और फंक्शन मेरे पास पहला वाला क्या है? दिस इज एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस बी एट जेड इक्वल टू ए। देन इसका सेकेंड टर्म जो हमारे पास है वो लिखाएगा 2 पाई आई इन ब्रैकेट एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एट जेड इक्वल टू बी। ओके, तो इस लॉजिक को हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हुआ? क्लियरली बोथ द पोल लाई विद इनसाइड ऑफ C, देन बाय द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इसको हमने दो पार्ट में कर दिया, C1 और C2 के फॉर्म में। अब आपके मन में सवाल उठ रहा है सर हमारे पास अगर दोनों पोल लाई ना करे, कोई एक पोल लाई करे कोई दिक्कत नहीं। अगर एक पोल लाई करेगा तो सेकंड वाले पार्ट को हटा देंगे, फर्स्ट वाला पार्ट रख देंगे, जो लाई करेगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर? तो ये मेरे पास ये टर्म बन गया पूरा का पूरा, ये मेरे पास एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस बी बन गया, और ये वाला टर्म मेरे पास बन गया एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस बी। तो मैंने लिख दिया, तो क्या होगा? 2 पाई आई साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 जेड इक्वल टू 1 हो गया।
और 2 पाई आई साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन हो गया जेड इक्वल टू पे। अब यहाँ पर मैंने जेड इक्वल टू 1 रख दिया है ना, जेड इक्वल टू 1 रख दिया और यहाँ पर मैंने जेड इक्वल टू 2 रख दिया। तो भाई जेड इक्वल टू 1 रखने कितना मिलेगा, साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई होता है 0, कॉस पाई होता है -1। इसी प्रकार यहाँ कितना मिलेगा, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई भी होता है 0 और कॉस 4 पाई होता है +1। कैसे याद करेंगे, तो इस रूल को याद रखें आप। साइन एन पाई बराबर 0 होता है और कॉस एन पाई बराबर -1 टू द पावर 4 होता है। जैसे मुझे कॉस 4 पाई निकालना है तो कॉस 4 पाई क्या हो गया भाई, -1 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो -1 की पावर 4 कितने हो गई, +1 हो गई। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, 0 -1 अपॉन -1, -1 से -1 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 1 अपॉन 1 हो गया, तो 2 पाई आई प्लस 2 पाई यानी कि 4 पाई आई। बहुत आसान क्वेश्चन था, 7 नंबर बड़ी आसानी से हम गेन कर सकते हैं। ओके, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको और फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए क्वेश्चन नंबर इसी का पी सॉल्व करें हम। यूज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos 4 थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा। देखो भाई, इसमें हमारे पास थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कभी कभी 7 मार्क्स का आता है, कभी कभी 14 मार्क्स का आता है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, तो पहले देख लो कि न्यूमरेटर में क्या चल रहा है। अगर न्यूमरेटर में अगर मेरे पास कॉस चलता है तो हम वहां पर सॉल्व करेंगे रियल की हेल्प से। रियल पार्ट कैसे लेते, बात की बात है। अगर इसी जगह हमारे पास अगर क्वेश्चन में अगर साइन 4 थीटा हो जाता तो मैं क्वेश्चन में यहां पर लेता इमेजिनरी पार्ट। क्या लेता, इमेजिनरी पार्ट, जिसको बोलता हूं मैं आई पी। डिनोमिनेटर में क्या है इससे कोई मतलब नहीं, हम स्पेशली बात करते हैं कि न्यूमरेटर में क्या है। अगर न्यूमरेटर में कॉस चल रहा है तो रियल कंसिडर करेंगे और न्यूमरेटर में अगर साइन चल रहा है तो हम इमेजिनरी सोल्व करेंगे। इतना बात समझ में आ गया, अब समझिए। हमारा काम ये है कि इस पूरे इंटीग्रल में हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज तो मैंने ये वाली बता दी, दूसरी ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में लिमिट 0 से 2 पाई ही होना चाहिए। क्वेश्चन में लिमिट अगर 0 से 2 पाई नहीं होगी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें लिमिट को 0 से 2 पाई बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब आपका मन में सवाल कैसे, भाई देखो ध्यान से। अगर मेरे पास कहीं पे 0 से पाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 0 से पाई, तो उसको क्या लिख देंगे 1/2 0 से 2 पाई। आगे बात समझ में, तो 2 पाई होना जरूरी है, एक चीज हो गई। अब हम इस पूरे क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे जेड की फॉर्म में। क्या करेंगे, जेड की फॉर्म में। 0 से 2 पाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन जो है हमारा है रियल लाइन इंटीग्रल फॉर यूनिट सर्कल। जब यूनिट सर्कल की बात करते हैं उसमें लिमिट जो होती है वो 0 से 2 पाई नहीं, 0 से 360 चलती है, इसलिए 0 से 2 पाई होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर z इक्वल टू पुट किया e टू दी पावर आई थीटा, डी जेड बराबर कितना मिलेगा, आई e टू दी पावर आई थीटा डी थीटा। अब ये मेरे पास क्या बन गया z, तो मेरे पास डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, डी जेड अपॉन आई जेड। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस cos थीटा के बारे में। तो ये cos थीटा हमारे पास क्या कहलाता है, ये cos थीटा की वैल्यू मेरे पास होती है, दिस इज अ e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, जिसमें हम z पुट करेंगे तो हमें ये वाली चीज मिल जाएगी। तो ये हमें याद करके रखनी है। इसी प्रकार e टू दी पावर 4 आई थीटा क्या होता है, e टू दी पावर 4 आई थीटा क्या होता है, cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा। अब चूंकि देखो क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमरेटर में cos था तो मैंने यहां पर क्या कर लिया, इसका रियल पार्ट ले लिया। तो रियल पार्ट लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, cos 4 थीटा होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं आगे चल के इस cos 4 थीटा की जगह में पुट करूंगा आरपी e टू दी पावर 4 आई थीटा। इतना समझ में आ गया। तो देखो अब मेरा क्वेश्चन क्या था, 0 से 2 पाई cos 4 थीटा अपॉन 5 प्लस cos 4 थीटा। तो मैंने इस cos 4 थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया भाई, आरपी 0 से 2 पाई e टू दी पावर 4 आई थीटा अपॉन दिस। इतना क्लियर है। अब मैंने z बराबर कितना पुट किया था, e टू दी पावर आई थीटा, है ना। तो भाई z टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा, z टू दी पावर 4 मेरे पास हो जाएगा, दिस इज e टू दी पावर 4 आई थीटा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो, z टू दी पावर 4 हो गया, है ना। लिमिट जो 0 से 2 पाई थी वो कन्वर्ट हो गई c के अंदर। अब इस cos थीटा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये पूरी वैल्यू थी, मैंने इस वैल्यू को रख दिया। अब इस 2 से ये क्या हुआ मेरे पास, कैंसिल हुआ, तो 2 मिलेगा। इस पूरी टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इस z से मेरा ये z कैंसिल होगा, तो ऊपर z टू दी पावर 4 बना रहेगा। तो अंदर मिल जाएगा मुझे 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2। ये वाली इक्वेशन बन गई है मेरे पास। क्लियर, ये इक्वेशन समझ में आ रही है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर कैसे बनाते हुए ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2z स्क्वायर प्लस 4z को मैंने लिख दिया, दिस इज अ 4z प्लस z। 2 एज इट इज हुआ, है ना। 2 मेरे पास एज इट इज हुआ। इन दोनों से कॉमन मेरे पास क्या निकल रहा है, 2z।
तो मैंने 2z कॉमन निकाली तो मेरे पास कितना आएगा z प्लस 2। यहां से मेरे पास कॉमन कितना निकल रहा है 1, तो मेरे पास z प्लस 2। तो अंदर मेरे पास क्या आएगा भाई 2z प्लस 1 और z प्लस 2। ओके, तो मैंने यहां लिख दिया, तो मेरे पास क्या होगा जैसे 2z प्लस 1 और z प्लस 2, और इस c का मतलब मेरे पास क्या था, इस c का मतलब हो गया मॉड z इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है यूनिट सर्कल से रिलेटिव है। तो अब मेरे पास f ऑफ z बराबर कितना होगा z टू द पावर 4 अपॉन 2z प्लस 1 z प्लस 2। अब मुझे चेक ये करना है कि इनमें से ऐसे कौन से पोल है जो विद इन c है। तो मैं क्या करूंगा, इस डिनोमिनेटर को रख दूंगा 0 के इक्वल। क्या कर दूंगा, डिनोमिनेटर को रखूंगा 0 के इक्वल। तो z बराबर कितना मिलेगा -2 और -1/2। अब मैं चेक करूंगा कि -2 मेरे पास विद इन c है कि -1/2 मेरे पास विद इन c है। तो मैंने यहाँ पर लिया z इक्वल टू -2, तो दोनों तरफ मैंने मॉड ले लिया, कितना मिलेगा +2। और डेफिनेट 2 जो है मेरे पास ग्रेटर देन 1 है, तो ये मेरे पास बन जाएगा आउटसाइड ऑफ c, यानी कि ये मेरे पास सर्कल c के अंदर नहीं आ रहा। सर्कल c कौन है मेरे पास, दिस इज अ मॉड z इक्वल टू 1, है ना। इसी प्रकार z इक्वल टू मेरे पास -12 था, z इक्वल टू -12 को अगर मैं लूंगा तो z इक्वल टू -12 का मतलब क्या होगा +1/2। 1/2 जो है वो विद 1 से लेस है, तो इसका मतलब ये निकला कि ये विद इन c हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने ये निकाले कि मेरे पास z इक्वल टू -1/2 विद इन c है, जबकि z इक्वल टू जो है वो z इक्वल टू -2 जो है विद इन c नहीं है, तो मैं उसको बाहर कर दूंगा। तो मैं अब निकालूंगा इस पे रेसिड्यू। तो रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिड्यू f ऑफ z इक्वल टू -12 होता है z लिमिट z टेंड्स टू -1/2। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है वो सिंपल मैं पहले लिख देता हूं, जैसे कि आपको समझने में, जैसे लिमिट z टेंड्स टू a और यहाँ पर होगा z माइनस a इंटू f ऑफ z। तो भाई a क्या है मेरे पास इसमें -1/2, तो z प्लस हाफ हो गया, f ऑफ z हो गया। अब यहाँ पे मैंने इस z प्लस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2z प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा 2। और f ऑफ z की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई, f ऑफ z की वैल्यू पूरी की पूरी ये है, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो क्या मिलेगा मुझे भाई, दिस 2z प्लस 1 z टू दी पावर 4 अपॉन दिस, मतलब ये वैल्यू मेरे पास इससे कैंसिल होगी, 1/2 बाहर आ गया। अब z इक्वल टू -1/2 रखा, तो z इक्वल टू -1/2 रखूंगा तो ऊपर रखूंगा तो कितना मिलेगा 1/16 -1/2 प्लस 2 यानी कितना हो गया 1/16 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1/48। अब कॉची रेसिड्यू थ्योरम मेरे पास लगेगी, तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या है, लाइन इंटीग्रल f ऑफ z dz इक्वल 2 पाई i रेसिड्यू f ऑफ z इक्वल टू -हाफ, तो z इक्वल टू -हाफ पर रेसिड्यू मैंने कितना निकला था 1/48, तो 1/48 रख दिया, तो 2 से मैंने कैंसिल किया तो कितना आ गया 24, है ना। तो पाई i/44 हो गया। अब इस पूरी वैल्यू को उठा के मैं क्या रखूंगा, इस इक्वेशन के अंदर रखूंगा, कहां पर, दिस इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। इक्वेशन नंबर 2 में इस पूरे की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई/24 आ जाएगा, तो पाई/24 हमने रख दिया यहाँ पर, साथ में आई भी आएगा, तो पाई/24 अपॉन आई रख दिया हमने। तो ये रख दिया हमने, आई से आई मेरे पास कैंसिल हो गया। अब चूंकि मेरे पास यहाँ रियल पार्ट ही बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास रियल पार्ट की कोई अहमियत है नहीं, तो मेरा आंसर आएगा पाई/24। हो सकता है यहाँ पर रियल पार्ट बचे ना हो, मेरे पास आई साथ में हो, तो इस कंडीशन में मेरा आंसर जो होगा 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल पार्ट वहां पे कुछ होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कभी ये न्यूमरेटर में कॉस थीटा रखते थे, कभी साइन थीटा रख देते हैं, कभी केवल दोनों ही नहीं रखते हैं, सिंपल सॉल्व करने को बोल देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दिए जा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है? वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, उसका इंतजार कीजिएगा, जल्द से जल्द आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनी।